एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। तमिलनाडु पुदुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवाह, 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की श्रीलंका को मदद जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी को बताया विकसित भारत की बड़ी शक्ति। इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में मंगल जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने वाले युवाओं की प्रधानमंत्री ने की सराहना। रांची में पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत बड़े स्कोर की ओर। कोहली की शतकीय पारी। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का बनाया रिकॉर्ड। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय बैठक सौहार्दपूर्ण रही है और भरोसा है कि शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन में सरकार को सभी दलों का सहयोग मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विपक्षी दलों ने एसआईआर, देश की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रदूषण से सुरक्षा जैसे कई मुद्दे उठाए और कहा कि इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को सकारात्मक और उत्पादक बताया। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ ही संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि विपक्षी पार्टियां सदन की कार्यवाही का बहिष्कार नहीं कर रही हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे। SIR. You see, sometimes it is said election commission, forget about election commission. SIR is a product, it's being said by everyone, by reason of the operation of the statute. If by reason of the operation of the statute, so many things are discussed, why the SIR will not be discussed? And our strong point, you know that 40% have expired during last few days. 7-8 persons attempted to commit suicide.
10 to 12% have become seriously ill. This is a very serious issue, should be discussed. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में एसआईआर का मुद्दा उठाया। देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, उनको अलग, जैसे हमारे यहाँ इटावा है, इटावा में सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। एक प्रोसेस है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, सो कैटेगरी 1 में रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट की उसको ज़रूरत नहीं। और अगर उनके फादर वगैरह का है, उनका वोट नहीं है, अब हैं वो वोटर, लेकिन उनके माँ बाप के वोट हैं, तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। अब हम लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। मैं 92 से तो एमपी हूँ, 67 से वोट डाल रहा हूँ। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चंडीगढ़ का बिल जिसे रोका गया है, न कि वापस लिया गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमज़ोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहाँ पे उसकी अमन शांति को ख़राब करने वाले। अब चंडीगढ़ का बिल लेके आए जो उन्होंने रोल बैक किया है, उसको इन्होंने पॉज किया है, हॉल्ट किया है, उसको रोल बैक नहीं किया है। तो इसमें हम ये चर्चा होनी चाहिए कि आपको ये इल कंसीव्ड एडवाइस कौन देता है और चंडीगढ़ को आप पंजाब को कब देंगे, क्योंकि हमारी राजधानी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उम्मीद जताई कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार में परिस्थितियां बदली, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर को से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। ये विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विस्तार जरूरी पाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। जाकिर हुसैन के परिवार ने टीएमसी नेताओं की मदद से कोलकाता पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मीटिंग के बाद सीईओ ने कहा कि बीएलओ की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बीएलओ की मौत पर चिंता जाहिर की। इस मामले में टीएमसी पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि शोक में डूबे परिवार को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया ताकि एसआईआर का विरोध किया जा सके। जाकिर हुसैन खड़ग्राम विधानसभा के दीघा इलाके में बतौर बीएलओ काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं वो भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो मतदाता बनने के योग्य हैं, लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है
वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पोर्टुगीज पासपोर्ट लिया है, ही सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस केस में ही नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है, जब तक खुद वो नहीं बताएगा। हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगापाड़ा और नादुआर विधानसभा क्षेत्रों में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवाह अब उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों पर और तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटों के दौरान तट के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इस संभावित खतरे को देखते हुए चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने तिरुवल्लुर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट तथा चेन्नई सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के प्रभाव से राज्य में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके चलते 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। राजस्व मंत्री आर रामचंद्रन ने नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि तटीय जिलों में 149 मवेशियों की जान गई है और 234 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर भी मौसम की भीषण मार पड़ी है, जिससे कुल 57,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि तकनीक सोचने की गति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तकनीक आधारित सोच को ध्यान में रखती हैं। खड़कवासला में पासिंग आउट परेड में कैडेट्स को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि एक सैनिक के जीवन में योग्यता, साहस और चरित्र 3 अनिवार्य विषय हैं। इस साल एनडीए से कुल 328 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिसमें 15 महिला कैडेट भी शामिल हैं। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सैन्य अफसरों की अगली पीढ़ी भारत और उसके सहयोगी देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ तैयार है। I see the next generation of military leaders disciplined, determined and ready to safeguard peace, security and sovereignty of India and those of our partner nations. छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की गाथा का जिक्र किया। वहीं प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बताया। प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जोर रहा है। पीएम के प्रयासों से ही अब भारतीय संस्कृति को डिजिटल माध्यम से लोगों के सामने लाया जा रहा है। इस श्रेणी में अब भारत के इतिहास को जोड़ा गया है। जी हां, अब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की गाथा को 3D लाइट और साउंड शो के जरिए दिखाने का अद्भुत प्रयास सफल हुआ है। वहीं दिव्य ग्रंथ गीता की पहली बार सऊदी अरब में प्रस्तुति और यूरोप के लातविया में गीता महोत्सव का आयोजन इस बात का सबूत है कि हमारी संस्कृति को पीएम मोदी ने विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में काशी तमिल संगमम की अहम भूमिका रही है। इस साल भी 2 अक्टूबर से काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। पीएम ने लोगों से बड़ी संख्या में इस आयोजन से जुड़ने की अपील की है। साथियों, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। इसके साथ ही ऐसे और भी मंचों के बारे में सोचें जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो। यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तमिल कलाचारम उयर्वानद, तमिल मोली उयर्वानद, तमिल इंडियाविन पेरुमिदम। पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु पर काम नहीं हो रहा, बल्कि ये देशों के बीच भी हो रहा है। पीएम मोदी ने हाल में भूटान और अन्य देशों में गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं भूटान गया था। ऐसे दौरों में अलग अलग प्रकार के संवाद और चर्चाओं का अवसर मिलता है। अपनी इस यात्रा में मैंने भूटान के राजा, वर्तमान राजा के पिताजी, जो खुद भी पहले राजा रह चुके हैं,
वहाँ के प्रधानमंत्री और अन्य लोगों से मुलाकातें की। इस दौरान हर किसी से एक बात जरूर सुनने को मिली। सभी लोग वहाँ बुद्धिस्ट रिलिक्स यानी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जाने को लेकर भारतवासियों का आभार जता रहे थे। मैंने जब भी यह सुना तो मेरा हृदय गर्व से भर उठा। साथियों, भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों को लेकर कई अन्य देशों में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिला है। पिछले महीने ही नेशनल म्यूजियम से इन पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया ले जाया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। मुझे बताया गया कि इनके दर्शन के लिए रूस के दूर दराज से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इन पवित्र अवशेषों को मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड भी ले जाया जा चुका है। हर जगह लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला है। इनके दर्शन के लिए थाईलैंड के राजा भी पहुंचे थे। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रति इस प्रकार का गहरा जुड़ाव देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कैसे इस तरह की कोई पहल दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां आधुनिक तकनीक के जरिए देश की गौरवशाली विरासत से जुड़ने पर जोर दे रहे हैं, वहीं देश के अलग अलग राज्यों के अलावा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम भी तेजी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में आज कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवद गीता को धार्मिक जीवन और उत्कर्षपूर्ण कर्म का सार्वभौमिक मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि तेजी से बदलते और अनिश्चितता से भरे समय में इसकी शिक्षाएं मार्गदर्शक प्रकाश बनती हैं। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हमें उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, करुणा के साथ नेतृत्व करने और अपने विचारों और कर्मों से मानवता को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता है। In an age of rapid change and uncertainty, these teachings offer a guiding light. They urge us to act with purpose, to lead with compassion, and to uplift humanity through our thoughts and deeds. Yes, we celebrate the International Gita Festival. May we carry forward this eternal wisdom and weave it into the fabric of our personal, social, and global responsibilities. डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार भारतीय एयरलाइन कंपनियों में A320 ग्रुप के लगभग सभी विमानों को अपग्रेड कर लिया गया है। A320 ग्रुप के एयर इंडिया के पास कुल 113 विमान हैं, जिनमें से 100 विमानों को अपडेट कर लिया गया है। वहीं इंडिगो के 200 में से 200 एयरक्राफ्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 23 विमान अपग्रेड हो चुके हैं। जो 2 बचे हैं उनकी मेंटेनेंस चल रही है। दरअसल डीजीसीए ने अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट न होने तक एयरबेस A320 के उड़ानों को तत्काल रोकने के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में एक बैंक्वेट हॉल में एक समारोह के दौरान की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए हैं। सैन जोइकिन काउंटी के शरीफ कार्यालय की प्रवक्ता हीदर ब्रांट ने कहा कि पीड़ितों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं और प्रारंभिक संकेतों के अनुसार ये लक्षित हमले का मामला हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध हमलावर को अब तक पकड़ा नहीं गया है और उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। गोलीबारी शाम 6 बजे से ठीक पहले बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई। अधिकारियों ने घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, केवल इतना बताया कि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 244 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 113 रन और केएल राहुल 18 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए। उनको ऑटनेल बाटमैन ने डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच कराया। रोहित शर्मा 51 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए।
उन्हें मार्को यानसन ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। रोहित शर्मा ने 60वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नांद्रे बर्गर ने विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच कराया। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरी है। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी है। राजधानी दिल्ली में आज हिंदायन साइकिल परेड का आयोजन किया गया। इस साइकिल परेड में विभिन्न सुरक्षा बलों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं कुछ चुनिंदा सिविलियंस को भी इस साइकिल परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला। साइकिल परेड को लेकर सभी प्रतिभागियों में काफी जोश नजर आया। इस साइकिल परेड के जरिए रोजमर्रा के कामों के लिए साइकिलिंग अपनाने और प्रदूषण कम करने का संदेश दिया गया। एक्चुअली ये मेन इसका है कि पोल्यूशन कम करना और आप अपने आप को फिट रखें। आप मैक्सिमम साइकिल चलाएं, रनिंग करें, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को दें, और जिससे कि अगर आप ज़्यादा साइकिल चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा और बच्चे बूढ़े सबको ही बेनिफिट होगा। हमारे हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारे यूनिवर्सिटी में फिट भारत क्लब एक क्लब है जिसके अंदर हम वेरियस फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। आई एम वेरी लकी कि 21 सिविलियंस में मैं भी एक हूँ उसमें से। शुद्ध हवा की ज़रूरत है क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। पोल्यूशन का सॉल्यूशन साइकिल है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।